हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन स्टेट बोर्ड के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में है। एचएससी बोर्ड का बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे रोटेशनल डायनेमिक्स जो कि तुम्हारा पहला चैप्टर होता है 12th का, उसमें ये एक पार्ट है। क्योंकि तुमने देखा होगा रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में स्टार्टिंग का काफ़ी सारा पार्ट सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अपना सारा लेक्चर सर्कुलर मोशन पे हो गया टिल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जहाँ तक तुमको सिलेबस में है। तो उसके सारे लिंक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, रोटेशनल मोशन हमने बहुत जगह पे देखा हुआ है और बहुत जगह देख भी रहे हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी चल रही है तो घड़ी के जो नीडल्स हैं या घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक रोटेशनल मोशन कर रही है ना। सीलिंग फ़ैन चल रहा है, सीलिंग फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। करेक्ट। बहुत सारे मोशंस हमने डे टू डे लाइफ में देखे हैं जो रोटेशनल मोशन को प्रेडिक्ट करते हैं या रोटेशनल मोशन को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे भी बॉडी रोटेट कर रहा होता है एक एक्सिस के अबाउट, उसी को हम बोल देते हैं रोटेशनल मोशन। और कई तरीके का रोटेशनल मोशन हो सकता है। जैसे रोटेशनल मोशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ समझ लेना, वो है एक्सिस। कभी भी एक एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन होगा। जैसे फ़ैन जो रोटेट करता है, तुम देखोगे वो फ़ैन, उसके सारे ब्लेड्स एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट एक सर्कल में घूम रहे हैं, या बोल सकते हो एक रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। करेक्ट। मैं सपोज जैसे मैं ऐसे घूमने लगूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो ये मैंने क्या किया, मैंने इस अपने बॉडी के इस सेंट्रल लाइन के एक्सिस के अबाउट एक रोटेशनल मोशन किया है। समझा। तो रोटेशनल मोशन के लिए एक्सिस बहुत ज़रूरी है। तुमने वो लट्टू देखा होगा ना, भौरा जिसको हम लोग बोलते हैं। जब वो भौरा घूमता है तो क्या वो उसका जो नीडल होता है, उसकी जो सुई होती है, उसमें एक खीला लगा होता है ना आयन का, वो खीला उसका एक्सिस बन जाता है और उस खीले के अबाउट वो घूमता रहता है। तो देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सिस व्हेनेवर देयर इज़ अ रोटेशनल मोशन। तो ये चीज़ याद रखना। तो रोटेशनल मोशन में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमको पढ़नी है, बट बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और एक नई जो क्वांटिटी हमको इंट्रोड्यूस हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक बिल्कुल ही नई क्वांटिटी है जो तुमको पढ़नी है। मैं तुमको एक सिंपल सा हिंट दे देता हूँ ये क्वांटिटी क्या करेगी, या ये क्वांटिटी के लिए ये क्वांटिटी हमको पढ़ना क्यों है। तो जैसे जब अपने पास लीनियर मोशन होता है, सपोज जैसे एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल का कुछ मास है, मैं इसको हिट करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो इस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ए, और ए का वैल्यू मुझे मालूम है होता है फोर्स बाई मास। ठीक है। ये सब चीज़ें, या तुमको मालूम है जो फोर्स हम लगाते हैं वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज। तो जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तब तक उसका जो इनर्शिया का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमको कितना फोर्स लगाना है, कितना फोर्स लगाने पे कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब बॉडी के मास पे डिपेंड करता है ना। अरे अगर मैं 1 kg का फुटबॉल लूँ और यहाँ पे 10 kg का एक बड़ा सा पत्थर लूँ और दोनों पे एक ही फोर्स लगाऊँ, तो मुझे बताओ क्या दोनों पे सेम एक्सेलरेशन आएगा? मेरे हिसाब से तो सेम एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अरे इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि इसका मास क्या है, कम है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। इसका मास देखो ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम। तो कोई बॉडी कितना एक्सेलरेट होता है ये उसका मास डिसाइड करता है ना। और मास होता है मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का जितना मास उसका उतना इनर्शिया है ना। अरे कोई हल्का चीज़ है तो उसको मूव करना इजी है। सपोज जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का मास कम है तो ये मार्कर को आराम से मैं उठा सकता हूँ। वहीं अगर मैं ये टेबल को उठाना चाहूँ तो क्या उठा सकता हूँ उतने आसानी से? नहीं, क्योंकि टेबल का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है। चलो, तो वैसे ही कोई बॉडी को रोटेट करना कितना डिफ़िकल्ट है, या कोई बॉडी रोटेशन को कितना अपोज करता है, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कोई बॉडी लीनियर मोशन को कितना अपोज करता है वो होता है उसका इनर्शिया, और इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो वैसे ही कोई बॉडी रोटेशनल मोशन को कितना अपोज करेगा वो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्या बोला मैंने? वो डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुमको समझ में आ रही होंगी। देखो, जो काम लीनियर मोशन में मास का होता है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। समझा क्या बोला? जो काम लीनियर मोशन में मास का होता है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जैसे लीनियर मोशन में मास अपोज करता है मोशन को, है ना। तुम फोर्स लगाओ तो उसके मास की वजह से उसका मोशन क्या होता है, कम या ज़्यादा। हल्के बॉडी पे फोर्स लगाओ, मास कम है तो मोशन ज़्यादा। वजन बॉडी पे फोर्स लगाओ, मास ज़्यादा है तो मोशन कम। ठीक है। तो मोशन को जो अपोजिशन है वो मास है।
वैसे ही रोटेशनल मोशन में किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम है तो वो ज़्यादा रोटेट करेगा, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो वो कम रोटेट करेगा। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही जो रोटेशनल मोशन को अपोज करता हुआ प्रॉपर्टी वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमको दो तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने हैं, ध्यान से देखो। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल डेफिनेशन तुमको बताऊंगा, क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन ही है, बाकी तुम ऐसे समझ सकते हो दैट इट इज द रोटेशन एनालॉग ऑफ मास। जैसे किसी बॉडी को लीनियर मोशन देना है तो हम फोर्स लगाते हैं, राइट, और किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन देना है तो हम क्या लगाते हैं, बोलो, टॉर्क। तो टॉर्क को हमने क्या नाम दिया था, 11th में हमने पढ़ा था ना, टॉर्क को हमने नाम दिया था रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता है। तो वही तो मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि जो काम मास लीनियर मोशन में कर रहा है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन एक सिंपल तरीके से हम रख सकते हैं दैट इट इज़ रोटेशन एनालॉग ऑफ मास, मतलब जो काम मास का लीनियर मोशन में वही इसका काम रोटेशनल मोशन में है। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो, इसका फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, ध्यान से समझना। दो तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, एक होता है डिस्क्रीट बॉडीज़ के लिए, एक होता है कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए। बट फिलहाल मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। सपोज जैसे ये एक मास है, ठीक है, ये एक मास है m, और ये कोई एक्सिस है जिसके अबाउट ये मास r डिस्टेंस पे है और ये मास ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन है मेरे पास है एक मास m जो किसी एक्सिस से r डिस्टेंस दूर एक रोटेशन या रोटेशनल मोशन कर रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये मार्कर को मैं ऐसे घुमाऊं तो देखो ये मार्कर ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो इसका मास देखो, कुछ मास यहाँ, कुछ मास यहाँ। अब यहाँ ऐसा है कि यहाँ एक ही मास है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किए जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है I, वो होता है mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। यहाँ से SI यूनिट निकालो तो SI यूनिट क्या आ जाएगा, SI यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। किलोग्राम और ये डिस्टेंस है ना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये हो गया SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये एक चीज़ हमने देखी कि जब कोई मास m किसी एक्सिस से r डिस्टेंस दूर रोटेशन कर रहा होता है उस एक्सिस के अबाउट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट होता है mr², ठीक है। ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा, या ऐसे मैं बोलूँ एक्सिस पे ही मोस्टली डिपेंड करता है। मास वास तो बाद की बात है, एक्सिस डिसाइड करता है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे इस मास को मुझे जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं तुमको एक्सिस का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सपोज जैसे ये पेन, मुझे इसको इसके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो मुझे इसको ऐसे घुमाना है, करेक्ट। यहीं पे मुझे इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो मुझे इसको ऐसे घुमाना है ना, समझा क्या बोल रहा हूँ। तो एक्सिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बॉडी का रोटेशन कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रोटेट करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ रोटेट करने में कम फोर्स लगेगा, समझा। तो एक्सिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो तुमको आई होप फॉर्मूला समझ में आया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इट इज़ mr²। ध्यान से देखो ये किस पे डिपेंडेंट है, ये सिर्फ मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मास पे भी डिपेंडेंट है, साथ में उस मास का एक्सिस से डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे m जो है दिस इज़ मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एंड r क्या है, r है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफाइन करते हैं। तो एक बात याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे भी और डिस्टेंस पे भी। इनफैक्ट ध्यान से देखो तो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम दो तरीके का बात करेंगे, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, दूसरा होता है कंटिन्यूस बॉडीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ऐसे यहाँ पे मल्टीपल मासेस आ जाए, देखो ध्यान से। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है।
ये काम में आएगा अपने। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अपने पास, या मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, ध्यान दो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी बहुत सारे पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल था, वैसे मेरे पास अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो ध्यान दो रिक्शे वाले रेसिंग कर रहे हैं, सुनाई पड़ रही है आवाज़ तुमको? एक रिक्शा ऐसे भगा के ले गया, ऐसे लग रहा है रेसिंग कर रहा है। ओके, लेट्स सी, ये सपोज मेरा एक्सिस है और इस एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मासेस है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं n मासेस है, मैं एक को मास दे देता हूँ, एक को नाम दे देता हूँ m1, एक को नाम दे देते हैं m2, एक को नाम दे देते हैं m3, ऐसे करके मेरे पास n मासेस हैं। और ध्यान से देखना सबका डिस्टेंस अलग अलग है, जैसे ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है, ये r3 डिस्टेंस पे है, ये rn डिस्टेंस पे, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, n पॉइंट मासेस आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये क्या बन गया, ये बन गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ना। यहाँ पे पार्टिकल्स कितने हैं, n पार्टिकल्स। तो ये सब इस एक्सिस से ये सब इस एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जब रोटेशनल मोशन करेगा तो ऐसे जाएगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा ऐसे जाएगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा ऐसे जाएगा, एंड सो ऑन। समझा क्या? तो ये सारे क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। गंदा हो गया ना? डोंट वरी, मैं वो तुमको समझाने के लिए बता रहा था, मैं रफ करके ठीक से बना देता हूँ। ठीक से मतलब खाली तुमको ये बनाना है कि कितने मासेस हैं और उनका क्या क्या डिस्टेंस है। तुमको ये सब सर्कल वगैरह बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, लेट अस सी। पूरा ही रफ कर दूँ क्या? चलो आई थिंक हो गया, राइट। ये सपोज जैसे मेरे पास n पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो एक बात याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली देखूं तो ध्यान से देखो, मेरा जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू कितने मासेस हैं, n ना, सो mn rn स्क्वायर। समझा? तो ऐसे n मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, एंड देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको मैं एक समेशन फॉर्मूले में रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi स्क्वायर। ये होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे n पार्टिकल्स हो गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली ऐड कर देना। बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने, कोई सब परेशान मत हो जाओ कि सर ये इतना सारा लिख दिया है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अरे यही बोला ना मैंने कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एक का जो है सबका निकालने के लिए ऐड कर दो सबका, बस सिंपल सी बात वही है। तो दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया था ना, परेशान मत हो, गायब कहाँ हो गया, पीछे जाके थोड़ा नोट डाउन कर लो पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज़। जैसे हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखे ना, अब हम कंटिन्यूस बॉडीज़ देखेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और कंटिन्यूस बॉडीज़ में क्या डिफरेंस है समझ लो। वहाँ पार्टिकल्स अलग अलग लोकेशन पे हैं। अलग अलग लोकेशन पे का मतलब क्या है कि वहाँ पार्टिकल्स इंडिविजुअली, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक पार्टिकल है तो यहाँ दूसरा पार्टिकल है तो यहाँ तीसरा पार्टिकल है, यहाँ चौथा, एंड सो ऑन। मतलब सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं। वेरस कंटिन्यूस बॉडीज़ में क्या होता है, कंटिन्यूस बॉडीज़ में पार्टिकल्स डिस्क्रीटली नहीं होंगे, पार्टिकल्स हर जगह होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन में ले लूँ, अब ये पेन में ऐसा थोड़ी कि पार्टिकल यहाँ है यहाँ है यहाँ या नहीं, ये पूरे पेन में इसका मास है ना, पूरे बॉडी में इसके मास पड़े हुए हैं, या पूरे बॉडी में इसका हर एक पार्टिकल मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी यहाँ जो पॉइंट मासेस हैं वो हर जगह पे है और वो कंटिन्यूसली है। ऐसा कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई गैप है कि यहाँ एक पॉइंट मास है उसके कुछ डिस्टेंस के बाद दूसरा पॉइंट मास है, नहीं, कंटिन्यूस है।
तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस बॉडी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? तो पहला जो हमको करना है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। हमको एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass मैं बोलूँ and perpendicular to its plane। तुम बोलोगे सर इतना बड़ा हेडिंग? हाँ, ज़रूरी है हेडिंग इतना बड़ा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने तुमको अभी बताई थी, एक्सिस होती है। तो एक्सिस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पर्टिकुलर अगर मैं रिंग ले रहा हूँ तो उसका बहुत सारा एक्सेस पॉसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक रिंग है, तो ये रिंग ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा ऐसे ही रोटेट करेगी, नहीं, ये रिंग ऐसे भी तो रोटेट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, समझा? हमको इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो क्यों ये वाला एक्सिस है, इट इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, फर्स्ट थिंग, तो ये सेंटर से पास कर रहा है। दूसरा, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखो इस प्लेन में रखी हुई है ना रिंग, और ये रिंग के परपेंडिकुलर उसका एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बट ऐसे ही बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रिंग को, ये ऐसा है तो ज़रूरी थोड़ी हमेशा ऐसे ही रोटेट होगा, नहीं, ये ऐसे ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है। रुको, मेरे पास कुछ सर्कुलर चीज़, ये देखो, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक रिंग की तरह समझ लो, बीच में से खाली है ये, तो क्या बचेगा? एक सर्कल ही तो बचेगा। तो हम लोग कंसिडर करें कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये चीज़ ऐसे रखी हुई है, ये ढक्कन एक रिंग है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो हम कौन सा एक्सिस कंसिडर करें? ये वाला। तो इस एक्सिस के अबाउट ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, राइट। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक्सिस है। देखो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ये ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है। हाँ, ये एक्सिस के अबाउट ये ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है। अच्छा, एक यहाँ अगर मैं एक्सिस लूँ तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे ऐसे जाके गायरेशन मोशन। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। बट फ़र्क क्या आया दोनों में? फ़र्क आया एक्सिस का। तो ध्यान रखना, एक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे तुमको बता दे रहा हूँ बना के। वो एक्सिस है उसके सेंटर से पास होने वाली, लाइक दिस, ये इसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये अपना एक्सिस है जिसका हम बात कर रहे हैं। और ये सपोज कर लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अभी एंगुलर वेलोसिटी वगैरह का कंसेप्ट तो तुमको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि तुम सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हो ये पढ़ने के लिए, है ना। ध्यान रखना, ये सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद वाला टॉपिक है, इसको मत पहले चालू कर देना कि रोटेशनल मोशन पढ़ लेते हैं, चलो, नहीं। अब देखो, जब भी हमको कंटिन्यूस बॉडी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको यहाँ कंटिन्यूस बॉडी के लिए एक फॉर्मूला दे देता हूँ। सपोज जैसे मेरे पास ये एक रैंडम शेप का कोई कंटिन्यूस बॉडी है और मुझे इसके इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हम कैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इज़, हमको मालूम है हम एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। एक पार्टिकल अगर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पार्टिकल का मास m, उसका डिस्टेंस कुछ r एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr², करेक्ट। वैसे ही यहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ हम एक पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। हम एक छोटा सा पॉइंट मास लेंगे जिसको हम नाम देंगे dm। dm क्या है? dm इज़ अ स्मॉल पॉइंट मास कंसिडर्ड ऑन द बॉडी, जो कंसिडर कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस r पे है फ्रॉम द एक्सिस। ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस r है ये हर एक dm के लिए अलग अलग होगा। अरे इस वाले dm के लिए इतना r है, यहाँ कोई dm लोगे तो उसके लिए अलग r होगा, यहाँ कोई dm के लिए अलग r है, एंड सो ऑन। तो एक हमने छोटा सा dm कंसिडर किया है जो r डिस्टेंस पे है। तो इस वाले dm का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di, वो हो जाएगा dmr²। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? ये हो जाएगा ना dmr²। अरे हाँ या ना? छोटा सा मास dm, कुछ डिस्टेंस r पे है, तो ये हो जाएगा dmr²। तो अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है i, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन di, यानी i का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन dmr²। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज़। जैसे डिस्क्रीट सिस्टम है अपने पास, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह पड़े हुए हैं, तब होता है m1 r1², m2 r2², m3 r3² एंड सो ऑन।
बट अगर मेरे पास मासेस सब जगह पे, जैसे ये डीएम देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ है तो यहाँ होगा, नहीं, इस पूरे बॉडी पे ये डीएम है, ये कंटिन्यूस बॉडी है ना, ध्यान देना, ये बॉडी जो है तुम्हारा ये कंटिन्यूस बॉडी है, तो इस पूरे बॉडी पे हर जगह डीएम पड़ा हुआ है, तो मुझे पूरे बॉडी के अबाउट इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझा। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा कंटिन्यूस बॉडी के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक छोटा सा एलिमेंट डीएम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज जैसे यहाँ मैंने एक मास कंसिडर किया डीएम इस रिंग पे, ठीक है, और ये डीएम कितना डिस्टेंस दूर होगा बताओ मुझे। आई थिंक रेडियस डिस्टेंस दूर होगा, क्योंकि जो रिंग का सारा मास है वो कहाँ है, उसके सरकमफरेंस पे ही तो है ना। हाँ, अरे रिंग का सारा मास उसके सरकमफरेंस पे ही है ना। और एक चीज़ कंसिडर कर लेते हैं, रिंग का जो रेडियस है वो आर है और रिंग का जो टोटल मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है। तो ध्यान दो, मुझे फाइंड आउट करना है, तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज कंसिडर अ रिंग ऑफ मास m and radius r, okay, rotating about its axis as shown in the diagram, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम एक छोटा सा मास डीएम कंसिडर कर रहे हैं। सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और देयरफॉर स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम एलिमेंट will be di is equals to dm, और डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, कैपिटल आर, dm r स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, क्या हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल्स टू इंटीग्रल dm और कैपिटल आर है ना, सो dm कैपिटल आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अच्छा, ऐसे जितने डीएम होंगे क्या ना, इसे सबके लिए डिस्टेंस आर ही होगा। अभी तो मैंने बोला ना कि उसका सारा मास कहाँ है, उसके सरकमफरेंस पे। तो यहाँ एक डीएम लिया तो डिस्टेंस सेंटर से आर, यहाँ एक डीएम लिया तो डिस्टेंस सेंटर से आर। मैं कितने भी डीएम उठाऊँ सबका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कैपिटल आर। तो कैपिटल आर एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएम मतलब सारे डीएम को जोड़ लो। सारे डीएम को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इस रिंग का मास। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हो गया, मुबारक हो। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन फॉर अ रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस या अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो जब भी ये वाला एक्सिस दिखाई पड़े तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम डिस्क का भी डिराइव करेंगे और कुछ और कंटिन्यूस बॉडीज़ का देखेंगे, जैसे रॉड वगैरह का। बट तुमको एक पूरा लिस्ट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज़ का, अलग अलग बॉडी का, अलग अलग एक्सिस के अबाउट। जैसे रिंग का सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट थोड़ी ना रोटेशन पॉसिबल। अभी तुमको दिखाया ना मैंने डेमो कि सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट नहीं रोटेट कर सकता है, डायमीटर के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, टेंजेंट के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, एंड सो ऑन। तो हर एक एक्सिस के अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। अभी फ़िलहाल हम इस फॉर्मूले से सिर्फ ये निकाल सकते हैं। बाकी अपने पास और थियरम्स आएंगे जो तुमने पहले से शायद सुन रखा हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उनका यूज़ करके हम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज़ भी निकालेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये नोट डाउन करो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं तुमको डिस्क का भी बता देता हूँ, और हो सके तो हम लोग एक रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडी करने का फॉर्मूला है ये, या दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज़, ठीक है। कंटिन्यूस बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। इसको साइड में रखो एज अ नोट, क्योंकि ये काम आता है। इसी का तो यूज़ करके ये किया है ना, तो ये तुम्हारा डेरिवेशन है और ये तुम्हारे लिए जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़, या जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है उस वो। तो ये नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। अब हम लोग दूसरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं जो अपना कंटिन्यूस बॉडीज़ का है। एक कंटिन्यूस बॉडी हमने रिंग देखा, अब हम देखने जा रहे हैं एक डिस्क।
डिस्क और रिंग में क्या फ़र्क होता है ये पता है ना, रिंग का जो सारा मास होता है वो उसके सरकमफेरेंस पे होता है, वेरएज डिस्क का मास उसके सरकमफेरेंस पे नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमको इसको एज अ रिंग बताया था, बट एक्चुअल में तो ये डिस्क है ना। देखो ध्यान से, इसका मास इस सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक सब जगह पे है। अरे ये प्लास्टिक यहाँ भी तो है, थोड़ा यहाँ भी है, यहाँ भी सब जगह पे है ना। तो ये एक डिस्क है बेसिकली, और हम इस वाले एक्सिस का बात कर रहे हैं जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, यानी ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, समझा। तो हम लोग एक डिस्क का डायग्राम बना लेते हैं। सपोज जैसे ये मेरे पास एक डिस्क है, देखो ये एक मेरे पास डिस्क आ गई है। डिस्क जैसी नहीं लग रही है, चलो डिस्क जैसी बनाने का ट्राई करते हैं। डिस्क मतलब होता है तश्तरी, ठीक है। ये सपोज़ मेरे पास एक डिस्क है और मैं इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। इस वाले एक्सिस के अबाउट ये सपोज़ कर लो ऐसे रोटेट कर रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ध्यान दो, इस डिस्क का हम कुछ कंसिडरेशन पार्ट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो रेडियस है वो है r और इस डिस्क का जो टोटल मास है वो है m, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये है कि डिस्क का मास और रेडियस जो है वो फिक्स है। अब ये मास जो है वो ज़ीरो से लेके, या बोल सकते हो इसके सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेंस तक सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ऐसा नहीं कि इसका मास इसका सिर्फ सरकमफेरेंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको तुम अगर विजुलाइज करना चाहो तो इट्स बेसिकली अ डिस्क। तो ये डिफरेंस है रिंग और डिस्क में। रिंग में सारा मास कहाँ होता है, सेंटर पे। डिस्क में सारा मास कहाँ होता है, सेंटर से लेके रिंग में सारा मास होता है सरकमफेरेंस पे, तो डिस्क में सारा मास सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, तुम भी बोलोगे क्या सर आगे बढ़ो ओके कोई बात नहीं। हाँ, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कैसे। हमने अब तक क्या क्या सीखा है, देखो हमने अब तक एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है। अगर उसका मास m है, डिस्टेंस r है, तो mr²। हमने एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जस्ट अभी सीख लिया कि कोई रिंग है और जिसका रेडियस r है और जिस रिंग का मास m है, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr², है ना। अभी अभी जस्ट निकाला, राइट। अच्छा, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालने के लिए किया क्या, हमने एक छोटा सा मास कंसिडर किया dm जो इस रिंग के सरकमफेरेंस पे था। तो हमको यहाँ पे भी एलिमेंटल मास चाहिए, बस फ़र्क क्या है कि रिंग में जो एलिमेंटल मास आता है वो एक पॉइंट मास था। डिस्क में जो एलिमेंटल मास आएगा वो एक पॉइंट मास ना होकर वो एक पूरा का पूरा रिंग होगा। अभी देखो समझाता हूँ तुमको मैं, बस देखते जाओ, आज तो समझ ही लो। देखो इधर, जैसे सपोज़ ये मेरे पास एक डिस्क है, अभी थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि हम कंसिडरेशन वगैरह कर सकें, और ये वो एक्सिस जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वो एक्सिस जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। रेडियस r है, इसका मास m है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो एलिमेंटल मास होगा, यहाँ जो छोटा सा मास हम कंसिडर कर रहे थे, वहाँ पॉइंट मास कंसिडर कर रहे थे ना डिस्क पे, रिंग पे। यहाँ हम कंसिडर करेंगे एलिमेंटल मास एज अ रिंग इटसेल्फ। इसका जो रेडियस है सपोज r है। देखो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं सपोज इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर कोई एक रिंग है। इससे r डिस्टेंस दूर एक रिंग है। ये रिंग का जो रेडियस है वो है r और इसका कुछ थिकनेस है। जैसे इसका थिकनेस बहुत पतला है तो इसका थिकनेस हम लोग ले लेंगे dr, ठीक है। तो हमने क्या कंसिडर किया, ध्यान दो, हमने इस डिस्क पे एक पतला सा रिंग कंसिडर किया है। क्यों रिंग कंसिडर किया है सोच सकते हो, क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है। तो मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने एक रिंग कंसिडर किया। सपोज़ कर लेते हैं इस रिंग का कुछ मास है, क्या मास कंसिडर करेंगे, dm कंसिडर करेंगे। अभी बताता हूँ मैंने क्यों रिंग ही लिया है, ध्यान दो, ठीक है। चलो ये मेरा एक रिंग लिया है मैंने, एलिमेंटल रिंग। इस रिंग का मास ले लेते हैं। सपोज जैसे इस रिंग का मास है dm और इस रिंग का जो थिकनेस है वो है dr, ठीक है। देखो मैंने रिंग क्यों लिया है, रिंग इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट रिंग से मिल के ये डिस्क बना हुआ है ना।
ये एक रिंग जो r डिस्टेंस पे है। अच्छा, जब r 0 होगा तो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। r तुम बढ़ाते जाओ तो एक रिंग आएगा, और बढ़ाओ और बड़ा रिंग आएगा, और बढ़ाओ और बड़ा रिंग आएगा, और बड़ा रिंग आएगा। ऐसे करते करते जब तुम सरकमफेरेंस पे पहुंच जाओगे तो पूरा डिस्क बन जाएगा ना। तो डिस्क है क्या? डिस्क इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई एंड सेम सेंटर। जैसे यहाँ जितने भी तुम रिंग्स लोगे सबका सेंटर तो यही आने वाला है ना, ये डिस्क का सेंटर। तो देखो मैंने किया क्या है, ये अगर मेरा डिस्क था तो मैंने इस पर एक रिंग कंसिडर किया है जिसका सेंटर तो यही है, बट इसका जो रेडियस है वो थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ एक 0, ये एक छोटे रेडियस का रिंग बनाया है, उससे बड़ा रेडियस, उससे बड़ा रेडियस, उससे बड़ा रेडियस, उससे बड़ा रेडियस, एंड ऐसे करते करते पूरा डिस्क बन गया। तो इसीलिए एक रिंग कंसिडर किया है। जैसे ये जो रिंग था ये छोटे छोटे मासेस से मिलके बना हुआ था, पॉइंट मासेस से मिलके, वैसे ये जो डिस्क है वो छोटे छोटे रिंग से मिलके बना हुआ है। इसलिए यहाँ जो एलिमेंटल मास है वो क्या है? एक रिंग है। समझा या नहीं? चलो ध्यान दो अब। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर इज, ध्यान दो, इसको डिफाइन कर देते हैं। ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। आई होप ये विजिबल है, ब्लू मार्कर काफ़ी पतला है। चलो ठीक है, विजिबल तो है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि कंसिडर अ डिस्क ऑफ मास m and radius are rotating about its axis as shown in the डायग्राम। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, ये जो डिस्क है ना, इसके लिए कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे ये डिस्क अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब हर जगह इक्वल मास है, ऐसा नहीं कि अलग अलग मास हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। यहाँ के थोड़ा ये ऊपर उठ गया है तो यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग, यहाँ के ये नीचे बैठ जाता है, यहाँ के ये और ऊपर उठ जाता है, दिख रहा है ढक्कन का पार्ट। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। वेरएज यूनिफॉर्म डिस्क कैसा होता है? यूनिफॉर्म डिस्क सबने CD देखा होगा ना, CD, अरे CD प्लेयर पहले आता था ना, CD देखा होगा ना सबने, CD रोम या जो भी CD डिस्क जिसको हम लोग बोलते थे, उसका नाम ही होता था डिस्क, है ना। तो वो डिस्क इसलिए नाम होता था क्योंकि वो एक डिस्क के शेप का होता था और यूनिफॉर्म होता था। तो ये यूनिफॉर्म डिस्क है। अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसके लिए एक चीज़ डिफाइन करेंगे, विच इज़ सिंस इट्स मास डेंसिटी विल बी, इसका मास डेंसिटी क्या हो जाएगा? हम इसको डिफाइन करेंगे सिग्मा से। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। जैसे इस 3 तरह की मास डेंसिटीज़ होती हैं, एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, एक होता है सरफेस मास डेंसिटी, और एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सरफेस डेंसिटी होता है मास अपॉन एरिया, और लीनियर डेंसिटी होता है मास अपॉन लेंथ। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये हो जाएगा रिंग का मास अपॉन रिंग का एरिया, क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है। तो ये मेरा रिंग का डेंसिटी है, ये मुझे पता होना चाहिए, सरफेस डेंसिटी। ध्यान दो, हमने क्या किया है? हमने कंसिडर किया है, कंसिडर एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr। ओके, थिकनेस इसका क्या है? dr है। सो इफ दिस रिंग हैज़ a mass dm, then its moment of inertia will be, क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बोलो। अभी हमने देखा कोई m मास का रिंग जिसका रेडियस r हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो ये dm मास का रिंग है, इसका रेडियस है स्मॉल r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dmr²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझा? अब देखो पिछली बार कैसा था? पिछली बार इजी था। पिछली बार इजी इसलिए था क्योंकि dm और r में से एक चीज़ कांस्टेंट हो गया था तुम्हारा, याद है? कैपिटल R इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ dm भी अलग है, या dm को भी इंटीग्रेट करना और स्मॉल r को भी तो इंटीग्रेट करना है। अरे स्मॉल r का वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? जब तुम सेंटर पे हो तो स्मॉल r 0 है, जब तुम सरफेस पे पहुँचोगे तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R है। यानी ये जो स्मॉल r है ये भी 0 से कैपिटल R तक चेंज हो रहा है।
तो इसका भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी हमको ये dm को r के टर्म्स में निकालना है। समझा क्या बोला? dm को r के टर्म्स में निकालना है। तो हमको एक चीज़ पता है कि इस पूरे डिस्क का जो एरिया है a, यानी यूनिट एरिया पे जो मास है वो है सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है? डेंसिटी ना। अरे तुमने डेंसिटी वर्ड सुना है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे सरफेस डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया का कितना मास है। तो अगर मुझे इस रिंग का एरिया पता चल जाए तो मैं इसका मास निकाल सकता हूँ। अरे ऐसे समझो, एक मार्कर का प्राइस 30 रुपीज़ है, तो अगर मुझे 6 मार्कर का प्राइस निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? खाली वो 6 काउंट चाहिए ना, क्योंकि एक मार्कर का तो प्राइस मुझे पता है। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, एक मार्कर का प्राइस इंटू 6 कर दूंगा। तो वैसे ही अगर मुझे यूनिट एरिया का मास पता है जो कि सिग्मा है, यहाँ पे दिया हुआ है या जो हमने कंसिडर किया हुआ है, तो सिग्मा मास मुझे पता है यूनिट एरिया पे है। अगर मुझे इस रिंग का एरिया पता चल जाए तो इसका मास भी मैं निकाल लूँगा। सो लेट्स फाइंड आउट। सो सिंस एरिया ऑफ द रिंग विल बी, क्या हो जाएगा एरिया? बोलो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया पाई आर स्क्वायर मत कर देना। ये एक रिंग ऐसा है जिसका कुछ थिकनेस है, तो ऐसे रिंग का जो एरिया होगा डी ए, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर डी आर। तुम बोलोगे सर ये क्या लिख दिया? ज़रा ध्यान दो, ये मेरा रिंग है ना, वो वाला एलिमेंटल रिंग, तो इसका एरिया मैं कैसे निकाल रहा हूँ? ध्यान दो। हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसका रेडियस जो है आर है और इसका थिकनेस है कुछ जो कि है डी आर। तो हम क्या करते हैं, ज़रा ध्यान दो, मैं इसको कट कर देता हूँ बीच में से और कट करके इसे खोल देता हूँ। तो कट करके जब मैं इसको खोलूँगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक स्ट्रिप बन जाएगा ना। ऐसा स्ट्रिप बनेगा जिसका लेंथ जो होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर ना। अरे रिंग का सरकमफेरेंस ही तो खुला ना, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर और इसका थिकनेस कितना हो जाएगा? डी आर। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 2 पाई आर इंटू डी आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। गलती में तुम एरिया पाई आर स्क्वायर ले लोगे तो गलत हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? क्यों पाई आर स्क्वायर नहीं ले सकते? क्योंकि इस रिंग का कुछ थिकनेस है ना। अरे पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है और सर्कल का कुछ थिकनेस नहीं होता है। बात समझ में आ रही मेरी? फाइन। सो देयरफॉर इट्स मास विल बी, देयरफॉर इट्स मास विल बी dm is equal to sigma times dA. So therefore it is going to be sigma times 2 pi r into dr. ठीक है, ये इसका मास मिल गया है। इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो therefore di is equal to sigma 2 pi r dr into r square. So r square और r क्या हो जाएगा? r cube. So this is sigma into 2 pi इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। अब देखो सब कुछ स्मॉल आर में आ गया है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो देयरफॉर, गर्मी बड़ी हो रही है यार, बारिश चालू हुई पर फिर भी गर्मी नहीं गई। हाँ, देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क विल बी, क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई और सब्स्टिट्यूशन करो, सिग्मा 2 पाई आर क्यूब डी आर। यहाँ वेरिएबल स्मॉल आर है, हमको मालूम है स्मॉल आर कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से कैपिटल आर, हाँ या ना? ठीक है, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या क्या है? मेरे हिसाब से कांस्टेंट है सिग्मा इंटू 2 पाई। अरे हाँ या ना? तो कांस्टेंट है सिग्मा इंटू 2 पाई, इंटीग्रेशन में बचा आर क्यूब डी आर 0 से कैपिटल आर। मैं कुछ पार्ट रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो पॉज करके। ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ। चलो, अरे परेशान मत हो, पीछे जाके नोट डाउन कर लेना ना, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हो तुम। ओके, क्लासरूम में थोड़ी हो कि सर ने मिटा दिया तो अरे सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर आई इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आर रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट्स 0 से कैपिटल आर। टाइम आ गया, सिग्मा को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आई इज इक्वल टू सिग्मा क्या था? सिग्मा था मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, याद है या नहीं? इंटू 2 पाई इंटू लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा आर रेज टू 4 अपॉन 4, हाँ या ना? और 0 तो 0 हो गया, कैंसलेशन कुछ, पाई से पाई कट रहा है,
आर रेस टू या आर स्क्वायर से आर रेस टू 4 कट रहा है, बच रहा है आर स्क्वायर, है ना। तो देखो क्या मिलता है अपने को, और ये 2 से 4 कैंसिल हो रहा है तो बचा 2। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। सो एम आर स्क्वायर बाई 2। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिंग, सॉरी फॉर डिस्क। रिंग के लिए आया था एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए आया है एम आर स्क्वायर बाई 2, समझा। तो ऐसे हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ध्यान दो स्टेप्स क्या क्या किए हैं। पहले हम एक एलिमेंटल रिंग लेते हैं, जैसे हम वहाँ पे एक एलिमेंटल मास लेते थे रिंग के लिए, डीएम लेते थे ना, तो डीएम लेके उसका इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ हम एक एलिमेंटल रिंग लेंगे डीएम, जिसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जस्ट अभी देखा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो वो हमने निकाला डीएम आर स्क्वायर। अब इसका एरिया अगर हमको पता चल जाए तो इसका मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मास पर यूनिट एरिया पता है। मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है ना, यूनिट एरिया पे मास है सिग्मा। तो अगर इस रिंग का एरिया पता चल जाए तो रिंग का मास भी पता चल जाएगा। तो रिंग का एरिया हमने निकाला 2 पाई आर डी आर। इस पे फोकस करना, कहाँ से ये 2 पाई आर डी आर आया है, मैंने बताया अभी तुमको कि हम रिंग को कट करके एक स्ट्रिप की तरह कंसिडर करते हैं। सो वो स्ट्रिप का जो एरिया हो जाता है वो रेक्टेंगल की तरह। सो 2 पाई आर डी आर, उसका मास कैसे मिलेगा, हमको यूनिट एरिया का मास पता है सिग्मा, तो डी या इस एरिया का मास हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। बस उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन करके कैंसलेशन करना है, और कैंसलेशन करके फाइनल आंसर लिखना है। ये पार्ट चाहिए तो मैं रफ करके ठीक से लिख देता हूँ। ये जो कट पिट किया है यहाँ पे, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। हाँ, वरना तुम बोलोगे सर गंदगी कर देते हैं बोर्ड पे और फिर बताते भी नहीं है। सिग्मा सब्स्टिट्यूट किया हमने m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू यहाँ कैपिटल R रेज टू 4 अपॉन 4। तो ये कैंसलेशन वगैरह अपने हिसाब से कर लेना। इसके बाद का ये स्टेप आता है, मैंने एक बार कैंसलेशन करके बताया हुआ है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुमको कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज़ लिखा देता हूँ कुछ एक्सिस के अबाउट, जो तुमको याद रखनी है, जो इसी तरीके से इंटीग्रेशन से आती है। और फिर जो बची हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज़ होंगी वो हम थियरम्स का यूज़ करके निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो अच्छे से और फिर हम लोग लिखते हैं वैल्यूज़। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। अब मैं तुमको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज़ लिखाने जा रहा हूँ, वो लिखते रहना साथ में मेरे, या पॉज करके नोट डाउन करते रहना। जैसे हमने रिंग का देखा और डिस्क का देखा, तो मैं रिंग और डिस्क का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट इज रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया एम आर स्क्वायर। वहीं पे दूसरा डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया एम आर स्क्वायर बाई 2। तीसरा है, ध्यान दो, तीसरा है एक हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर अगर मेरे पास है तो हॉलो सिलेंडर को कैसे ट्रीट करेंगे, ध्यान दो। जैसे सपोज मेरे पास ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है तो पहले एक चीज़ ध्यान दो, ये हॉलो सिलेंडर बना कैसे है। अगर मैं ठीक से देखूं तो अगर मैं एक रिंग के ऊपर एक रिंग रखता जाऊं, ऐसे एक रिंग लिया, उसके ऊपर दूसरा रिंग रखा, तीसरा रिंग रखा, ऐसे इन्फाइनाइट रिंग्स रखे तो बन गया ना हॉलो सिलेंडर, है ना। सबने चूड़ी देखा है ना, चूड़ी, बैंगल्स, वो चूड़ी जिसमें रखा होता है वो एक सॉलिड सिलेंडर होता है, बट वो चूड़ियाँ क्या बनाती है, एक हॉलो सिलेंडर बनाती है ना। अरे अगर तुम बैंगल्स को एक साथ लगाओ, एक के ऊपर एक या एक के पीछे एक लगाओ, तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर का शेप बनेगा, और वो सिलेंडर का शेप क्या होता है, हॉलो होता है अंदर से। सो दैट्स बेसिकली हॉलो सिलेंडर। तो अगर मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो रिंग का आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये है क्या, ये इनफाइनाइट रिंग्स का कलेक्शन है जिनका सबका रेडियस क्या है, r, और इस टोटल सिलेंडर का मास अगर m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ याद रख लो। वहीं अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो जाता, सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही होगा जो डिस्क का होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इनफाइनाइट डिस्क रख के बना हुआ है ना, एक डिस्क रखा, दूसरा डिस्क रखा, तीसरा डिस्क रखा, बहुत सारे ऐसे डिस्क रख दिए एक के ऊपर एक, तो बन गया ना सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फोर्थ सॉलिड सिलेंडर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो डिस्क का है, ठीक है। समझी बात? फाइन। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, फिफ्थ, दैट इज़ ऑफ अ रॉड। ओके, एक अगर मेरे पास रॉड है, जैसे सपोज ये एक रॉड है, ठीक है,
और रॉड मतलब कैसा रॉड है, ध्यान से समझो। रॉड मतलब ये एक सिलेंडर नहीं है, रॉड मतलब एक बहुत पतला थिकनेस का एक रॉड है मेरे पास, और ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। और सपोज कर लेते हैं इस वाले रॉड का जो लेंथ है वो है L, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट होता है वो होता है I = ml²/12। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक नया चीज़ है तुमको। हम इसके इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे, बट वो अभी नहीं, बाद में जब हम थियरम्स को कर लेंगे तब, ठीक है। तो फिलहाल तो ये तुमको याद रखना है। नेक्स्ट जो है 6th वाला, हॉलोस्फीयर। अगर मेरे पास एक हॉलोस्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये सपोज़ मेरे पास हॉलोस्फीयर है और ये इसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस। तो हॉलोस्फीयर या स्फीयर का एक स्पेशलिटी ये है कि सेंटर से पास होने वाले सारे एक्सिस सेम होंगे। जैसे ये एक बनाओ एक्सिस, ये एक बनाओ एक्सिस, ये एक बनाओ, सब सारे एक्सिस क्या है, सेम है, क्योंकि सबके अबाउट रोटेशन सेम होगा। तो अगर ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसका मास है m, हाँ ऑफकोर्स ये रॉड का मास m होना चाहिए, और इसका रेडियस है r, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 mr², ठीक है। और यहीं अगर मेरे पास आ जाए सॉलिड स्फीयर, क्या आ जाए, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2/5 mr²। तो इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज़ तुमको याद होने चाहिए। बाकी हम थियरम्स लगा के और निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटर के अबाउट निकाला है ना, कोई से तुमको टेंजेंट के अबाउट पूछ दे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए थियरम लगेगा। बट फिलहाल ये सारी वैल्यूज़ तुमको याद होनी चाहिए, जो जो एक्सिस मैंने बताया हुआ है। ध्यान रखो सब में मैंने एक्सिस यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, तो तुमको एक्सिस मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली देख के याद रख सकते हो। बट अगर तुमको याद नहीं रहता ये कौन सा एक्सिस है तो लिख लेना, इट इज़ बेसिकली द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसके केस में इसमें एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यहाँ एक्सिस पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो एक्सिस है उसी से पास होने वाला, ठीक है। तो ये सारे एक्सिस के अबाउट, ये सारे बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको याद होना चाहिए। एक लिस्ट बनाना, तुम्हारे बुक में खोलोगे तो पीछे जाके चैप्टर में भी लिस्ट बना हुआ है, ये चीज़ का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट में इतना बस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थियरम्स लेके आएंगे, या हो सके तो कुछ क्वांटिटीज़ डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर थियरम्स लेके आएंगे, तुमको और डिटेल में समझ में आएगा ये सब चीज़, ठीक है। सो ये सारा कुछ नोट डाउन कर लो पॉज करके, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे।